हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएससी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रक्त स्कंदन की क्रिया। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रक्त समूह के बारे में अध्ययन कराया था। उससे पहले मैंने आपको रक्त क्या है, रक्त के घटक क्या हैं, इनके बारे में भी समझाया था। रक्त की सेल्स थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त स्कंदन का मतलब क्या था? जैसे रक्त स्कंदन की अगर हम बात करें, इससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिकों को रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ब्लड ग्रुप था, तो बेटा आरबीसी की सतह के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। उस एंटीजन के आधार पर विभिन्न लोगों में रक्त समूह भी भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अब एंटीजन क्या है? एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करती है। इस एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप हैं वो दो प्रकार के पाए जाते थे। एक तो था एबीओ तंत्र और दूसरा था आपका आरएच तंत्र। पहला था एबीओ तंत्र, दूसरा था आपका आरएच तंत्र। एबीओ अगर हम तंत्र की बात करें तो एबीओ तंत्र की खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 में की थी। इसके अनुसार, इस एबीओ तंत्र के अनुसार आरबीसी की जो सतह है उस पर ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं, जिनके विरुद्ध प्लाज्मा के अंदर बी और ए एंटीबॉडीज पाई जाती है। इसके आधार पर व्यक्ति के अंदर जो ब्लड ग्रुप थे वो आपके चार प्रकार के थे, ए, बी, एबी और ओ। इसके बाद एक चीज और भी बताई थी मैंने, अगर किसी व्यक्ति को बिना रक्त समूह मिलान किए ही रक्त चढ़ा दिया जाए तो उसके विरुद्ध में शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे आरबीसी चिपक कर एक गुच्छेनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम रक्त समूहन कहते हैं। ये तो था आपका एबीओ तंत्र। दूसरा था आपका आरएच तंत्र। आरएच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो आधारित तंत्र है उसे हम आरएच तंत्र कहते हैं। आरएच तंत्र की जो खोज की थी वो आपकी वीनर और लैंडस्टीनर ने 1940 में रिसर्च नामक बंदर के अंदर की थी। आरएच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर व्यक्ति दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो था आरएच पॉजिटिव, एक है आपका आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव की बात करें हम तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं। विश्व में इनकी संख्या, ऐसे व्यक्ति 80% पाए जाते हैं, जबकि भारत के अंदर 93% ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। दूसरा था आपका आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है उन्हें हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। विश्व में ऐसे लोगों की संख्या 20% और भारत के अंदर 7% ऐसे लोग पाए जाते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो आरएच एंटीजन के प्रति कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन आरएच नेगेटिव व्यक्ति को बार-बार आरएच पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाए तो आरएच पॉजिटिव के विरुद्ध में आरएच नेगेटिव उसका एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे आरएच नेगेटिव की एंटीजन हो गया, आरएच नेगेटिव की एंटीबॉडीज हो गया, जिसको समप्रतिरक्षीकरण कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको आरएच कारक की वंशागति के बारे में बताया था। आरएच कारक वंशानुगत होते हैं, अर्थात ये जनकों से संतति के अंदर ट्रांसफर होते हैं। आरएच पॉजिटिव जो है वो प्रभावी है, आरएच नेगेटिव है वो अप्रभावी है। अगर किसी शिशु के अंदर आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव हैं तो आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव के प्रभाव को प्रकट होने नहीं देता है। इसके अलावा मैंने आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस रोग के बारे में भी बताया था।
इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है रक्त स्कंदन की क्रिया। कोई भी शरीर से ऊतक क्षय हुआ, कोई रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त हुई तो रक्त बाहर निकलता है, अर्थात रक्त जब बाहर निकलेगा तो रक्त के जो अवयव हैं वो एक जेल समान संरचना में बदल जाते हैं, जिन्हें थक्का या क्लॉट कहते हैं, और थक्का बनने की क्रिया को रक्त स्कंदन की क्रिया कहते हैं। रक्त स्कंदन की जो क्रिया है यह एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है जो कि क्षतिग्रस्त भाग से रक्त स्राव को रोकती है। इसके अलावा घाव युक्त क्षेत्र से रोगाणुओं को अंदर प्रवेश होने से रोकती है। रक्त स्कंदन की क्रिया में 13 रक्त स्कंदन कारक भाग लेते हैं। रक्त स्कंदन की क्रिया विधि की अगर हम बात करें तो जैसे रक्त स्राव हुआ तो रक्त स्कंदन कारक सक्रिय हो जाते हैं, और रक्त स्कंदन की क्रिया विधि में रक्त स्कंदन जो कारक हैं वो एक एंजाइम की भांति कार्य करते हैं। इसमें मुख्यतः फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स और अन्य महत्वपूर्ण कारक रक्त स्कंदन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसके मैंने आपको तीन चरण बताए थे। सबसे पहला चरण था आपका कि सबसे पहले क्षतिग्रस्त ऊतक है, सबसे पहले क्षतिग्रस्त ऊतक, इसके बाद में प्लेटलेट्स का टूटना, प्लेटलेट्स का टूटना, इसके बाद में है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है। ये जो है ये सक्रिय है, अर्थात ये स्थिति है आपकी निष्क्रिय स्थिति। दूसरा है आपका प्रोथ्रोम्बिन जो है दूसरा चरण के अंदर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन सक्रिय में बदल जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन सक्रिय, ये आपका सक्रिय हो जाएगा, इसके अंदर बदल जाता है। तीसरी जो चीज है वो है आपकी फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन है यह फाइब्रिन में बदल जाएगा। फाइब्रिन सक्रिय है। फाइब्रिन जो है ये फाइब्रिन तंतु जालक और रक्त कणिकाएं जो हैं, रक्त सेल्स जो रक्त का थक्का बनाएंगी तो वो इसमें स्थिति में आ जाएंगी। तो रक्त स्कंदन की जो क्रिया विधि है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला है क्षतिग्रस्त ऊतक, यहाँ पर प्लेटलेट्स टूटेंगी और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय है इसके अंदर बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन दूसरे चरण में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में ट्रांसफर हो जाते हैं, और तीसरे चरण के अंदर फाइब्रिनोजन जो कि निष्क्रिय है ये फाइब्रिन में बदल जाएगा जो कि सक्रिय है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। सबसे पहला टॉपिक है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। इसमें पहला चरण आ जाएगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे मुक्त होगी? अगर चोटग्रस्त ऊतक है तो चोटग्रस्त ऊतक से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्लेटलेट्स ये दोनों मिलकर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का
निर्माण करते हैं। तो दो थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गए, एक तो एक्सो हो गया, एक एंडो हो गया। तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर ये और ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है ये रक्त स्कंदन में स्कंदन कारक की भांति कार्य करने वाले हेपेरिन नामक पदार्थ को निष्क्रिय कर देते हैं। दूसरे चरण के अंदर आएगा आपका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होना। दूसरा है आपका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होना। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है ये निष्क्रिय है और थ्रोम्बिन है आपका सक्रिय है। तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बोकाइनेज आयन की उपस्थिति में या इससे कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं। तीसरा है आपका फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण होना। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण होना या फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना तीसरा चरण हो जाएगा आपका। फाइब्रिनोजन जो है ये प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन जो है ये प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है जो कि थ्रोम्बिन प्रोटीन की उपस्थिति में बहुलीकरण के द्वारा फाइब्रिन एक घुलनशील प्रोटीन में बदल जाती है। या फाइब्रिन जो है ये एक रेशेदार पदार्थ होता है या जाल समान संरचना होती है जो कि चोटग्रस्त भाग पर एक जाल का निर्माण कर देती है जिसे थक्का बनना कहते हैं। थक्के बनना क्रिया को ही रक्त स्कंदन कहते हैं। जब थक्का बन जाता है तो उसके ऊपर एक पीले रंग की संरचना का स्राव होता है जिसे सीरम कहते हैं। सीरम जो है ये आपका एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। तो ये आपकी रक्त स्कंदन की क्रिया हो गई। रक्त स्कंदन की जो क्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली है आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, दूसरी है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होना और तीसरी है आपकी फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। इस तरह से ये आपके 3 चरणों में रक्त स्कंदन की क्रिया विधि संपन्न हो जाती है। इसमें सबसे पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये प्लेटलेट्स के साथ संयुक्त होकर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती है। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर या प्लाज्मा प्रोटीन की उपस्थिति में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण करता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है ये स्कंदन कारक के भांति कार्य करने वाले हेपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होना। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है। ये प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में ट्रांसफर कर देता है। तीसरा है आपका फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। फाइब्रिनोजन जो है यह एक प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन होती है जो कि थ्रोम्बिन प्रोटीन की उपस्थिति में बहुलीकरण के द्वारा अघुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन में बदल जाती है। फाइब्रिन एक रेशेदार संरचना होती है
जो कि घाव युक्त भाग पर एक जाल के समान संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं। रक्त का थक्का बनना ही रक्त स्कंदन की क्रिया कहलाती है। थक्का बनने के बाद उस भाग से हल्के पीले रंग के पदार्थ का श्रावण होता है, जिसे सीरम कहते हैं। सीरम एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। तो ये आपका रक्त स्कंदन हो गया। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है आपकी रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां देखो बेटा, बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर रक्त जिन नलिकाकार संरचनाओं में बहता है उसे हम रक्त वाहिनियां कहते हैं। शरीर में रक्त जिन नलिकाकार संरचनाओं में बहता है उन्हें हम रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त वाहिनी जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है धमनी, दूसरी है आपकी सिरा और तीसरी है आपकी केशिकाएं। धमनियों को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, इनको वेन कहते हैं, इनको कैपिलरी कहते हैं। रक्त वाहिनी ऐसी नलिकाकार संरचनाएं, ध्यान से सुनो बेटा, ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रक्त बहता है, जिनमें रक्त का संचरण होता है, उन्हें हम रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरी, वेन और केशिकाएं। धमनी और सिरा की जो भित्ति है, इस भित्ति में ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं। धमनी और सिराएं एक नलिकाकार संरचना है, तो नलिकाकार संरचनाओं की जो भित्ति है, ये मान के चलो एक नलिका है और ये नलिका है। इस नलिका की जो भित्ति है, चारों ओर से जो भित्ति है, इस भित्ति के अंदर ऊतक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, अर्थात ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर है आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा है आपका ट्यूनिका मीडिया और तीसरा है आपका ट्यूनिका इंटरना। रक्त वाहिनी की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो ऐसी नलिकाकार संरचना है जिनमें रक्त का संचरण होता है, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। शरीर के अंदर 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी है, सिरा है और केशिका है। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, सिरा को अंग्रेजी में हम वेन कहते हैं और केशिकाओं को हम कैपिलरी कहते हैं। अब नलिकाकार संरचना हो गई आपकी धमनी और सिरा। तो धमनी और सिरा की जो भित्ति है, इस भित्ति में ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसे बाह्य स्तर कहते हैं हिंदी में, दूसरा आपका ट्यूनिका मीडिया, जिसे मध्य स्तर कहते हैं, और तीसरा है आपका ट्यूनिका इंटरना, जिसको अंतः स्तर कहते हैं। इस तरह से 3 स्तर हैं आपके। सबसे पहला है ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो यह सबसे बाह्य स्तर है, बाह्य लिखा हुआ है तो बाह्य स्तर होता है, जो कि संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है, जिसमें श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, जो कि अप्रत्यास्थता का गुण रखते हैं।
टून का एक्सटर्ना की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह धमनी व शिराएं जो हैं, जो नलिकाकार संरचना है, इनका सबसे बाह्य स्तर होता है जो कि संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है, जिनमें श्वेत कोलेजन तंतु जो कि अप्रत्यास्थ होते हैं ये पाए जाते हैं। दूसरा है ट्यून का मीडिया मध्य स्तर, तो यह मध्य का स्तर होता है। सबसे पहली बात मध्य स्तर है और अरेखित पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? अरेखित वर्तुल जो पेशियां हैं, अरेखित वर्तुल पेशी, अरेखित वर्तुल पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें पीले इलास्टिन तंतु जो कि प्रत्यास्थता का गुण रखते हैं, यानी कि प्रत्यास्थ पीले इलास्टिन तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। तीसरा है ट्यून का इंटरना अंतः स्तर है, तो ये सबसे अंदर का आंतरिक स्तर होता है, ये सबसे आंतरिक स्तर होता है, सल की उपकला का बना हुआ होता है, सल की उपकला का बना हुआ होता है। सल की उपकला, इस स्तर की जो आंतरिक सतह है वो चिकनी होती है, तो उनका जो इंटरना है ये सबसे आंतरिक स्तर है, सल की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। इसकी जो आंतरिक सतह है वह बहुत चिकनी होती है। ये आपकी संरचना हो गई किसकी बेटा? धमनी और शिराएं जो हैं, इसकी जो भित्ति है उसके अंदर ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं। अब इसके बाद में इनके प्रकारों की अगर हम बात करें तो रक्त वाहिनी 3 प्रकार की होती है साहब। सबसे पहली है आपकी धमनी, दूसरी आपकी शिरा और तीसरी आपकी केशिकाएं। अब सबसे पहले हम धमनी की अगर हम बात करें, धमनी आर्टरी, ध्यान से सुनो बेटा कि ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जो कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर को या शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के सभी ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, धमनियां कहलाती हैं। ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जो कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर को या शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के समस्त ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, उन्हें धमनियां कहते हैं। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, हमेशा कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त। लेकिन जो फुफ्फुस महाधमनी है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में जो रक्त है वो तीव्र गति से बहता है क्योंकि इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं। केवल जो महाधमनी है उस महाधमनी के प्रारंभिक जो भाग है उसके अंदर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। शुद्ध रक्त बहता है, तीव्र गति से रक्त बहता है। ये शरीर के लिए हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। धमनी जो है, ये महाधमनी जो है ये सबसे बड़ी धमनी होती है। इसके अलावा ये धमनी आगे चलकर शाखित होकर धमनिकाओं में बदल जाती है और धमनिकाएं अंतिम रूप से शरीर में केशिकाओं के अंदर खुलती है। दूसरा है बेटा आपका सिरा, जिसे वेन कहते हैं इंग्लिश में। वेन की बात करें तो ये तो बेटा ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में ले जाएंगे या ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ले जाएंगे। अगर हम सिरा की बात करें तो ये अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को शरीर से
शरीर के जो विभिन्न ऊतक और कोशिकाएं हैं वहां से उस रक्त को लेकर हृदय के अंदर छोड़ने का कार्य करती हैं। शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस महाशिरा होती है उसके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं के अंदर जो रक्त है वह धीमी गति से बहता है, क्योंकि इनके अवकाश अधिक होता है। इसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। ये जो कपाट हैं ये उस रक्त को वापस आने से रोकने का कार्य करती है। ये आपकी शिराएं हो गई। तीसरा जो भाग हो जाएगा वो आपका केशिकाएं हो जाएंगी। तीसरा है बेटा केशिकाएं। तो ये भी एक प्रकार की रक्त वाहिनियां हैं जो अत्यधिक पतली होती हैं। केशिकाओं की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक प्रकार की रक्त वाहिनियां ही हैं जो कि अत्यधिक पतली होती हैं। इनका व्यास की अगर हम बात करें तो इनका व्यास 4 से 10 म्यूएम होता है, तथा इनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई लगभग 0.3 mm से अधिक नहीं होती है। केशिकाएं जो हैं ये एक प्रकार की रक्त वाहिनियां हैं जो अत्यधिक पतली होती हैं। इनका व्यास 4 से 10 म्यूएम होता है, तथा इनकी अधिकतम जो लंबाई है वो 0.3 mm इनकी लंबाई होती है। केशिकाओं की जो झिल्ली है, जो भित्ति है, वो पदार्थ, भोज्य पदार्थ एवं रक्त में घुलित जो अवशोषक पदार्थ हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, उनके लिए पारगम्य होती है। इसलिए रक्त और जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो सामान्यतः विसरण विधि के द्वारा होता है। अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो पदार्थ ट्रांसफर कर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो धमनी, ये जो केशिकाएं हैं, ये केशिकाएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरी है ट्यूनिका मीडिया, तीसरी है आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना। संरचना की, अब इसकी आप संरचना देख लीजिए। मैं संरचना का डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ये वाला भाग इनका हो जाएगा आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना। ये भाग हो जाएगा ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया हो जाएगा ये स्तर, और ये हो जाएगा इनका ट्यूनिका एक्सटर्ना। रक्त वाहिनी की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा हम, तो रक्त वाहिनियां सबसे पहले रक्त वाहिनी कहते किसे? ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिनके अंदर रक्त बहता है रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है आपकी आर्टरी यानी कि धमनी, दूसरी होती है वेन,
सिरा और तीसरी होती है कैपिलरी, केशिकाएं, ये रक्तवाहिनी हो गई बेटा। रक्तवाहिनी की डेफिनेशन क्या है बेटा? ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिनके अंदर रक्त बहता है रक्तवाहिनियां कहलाती हैं। रक्तवाहिनी 3 प्रकार की है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। अगर इनकी संरचना देखें हम तो धमनी और सिरा की जो भित्ति है उसके अंदर ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। सबसे पहले ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें तो यह इनकी भित्ति का सबसे बाह्य स्तर होता है, संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। अप्रत्यास्थ श्वेत कोलेजन तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है आपका ट्यूनिका मीडिया यानी मध्य स्तर। यह एक मध्य स्तर है जो कि अरेखित वर्तुल पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर प्रत्यास्थ पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। तीसरा है ट्यूनिका इंटरना, ये अंतः स्तर होता है अर्थात ये सबसे आंतरिक स्तर होता है। सल्गी उपकला ऊतक से निर्मित होता है। इनकी जो आंतरिक सतह है वो अत्यधिक चिकनी होती है। प्रकारों की बात करें हम तो रक्तवाहिनी 3 प्रकार की। सबसे पहले हम धमनियों की बात करें तो धमनी जो है ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर को अर्थात शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के समस्त ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम धमनी की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस महाधमनी है उसके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों के अंदर जो रक्त है वो तीव्र गति से बहता है क्योंकि इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं। जो महाधमनी होती है वो सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि शुद्ध रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो धमनी है वो शाखित होकर छोटी छोटी धमनिकाओं का निर्माण करती हैं और धमनिकाएं आगे चलकर केशिकाओं के अंदर खुलती हैं। दूसरी है बेटा आपकी सिरा। सिराओं की अगर हम बात करें तो इनके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है अर्थात ये शरीर से जब ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया गया तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 गैस का निर्माण हो जाता है जो कि रक्त के अंदर मिल जाता है। अब रक्त आपका अशुद्ध हो गया तो ये अशुद्ध रक्त सिराएं जो हैं ये अशुद्ध रक्त को लेकर वापस हृदय में शुद्ध होने के लिए रक्त को छोड़ देती हैं। फुफ्फुस जो सिरा है उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। ध्यान रखना यहां धमनी में शुद्ध लेकिन फुफ्फुस महाधमनी में अशुद्ध। इन जो सिराएं हैं सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त लेकिन फुफ्फुस महासिरा है उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। इनका जो अवकाश है वो ज्यादा होगा, अंदर से अवकाश ज्यादा होगा तो रक्त धीमी गति से बहता है। इसके अंदर कपाट पाए जाते हैं जो कि रक्त को वापस आने से रोकने का कार्य करते हैं। तीसरी है बेटा केशिकाएं। ये भी एक प्रकार की रक्तवाहिनियां होती हैं। ये भी एक प्रकार की रक्तवाहिनियां होती हैं जो कि अत्यधिक पतली होती हैं, जो कि अत्यधिक पतली होती हैं। इनका व्यास 4 या 3 mm से लेकर 10 mm इनका व्यास होता है। अधिकतम लंबाई 0.3 होती है इनके अंदर इनकी जो भित्ति है वो भोज्य एवं घृत पदार्थों के लिए पारगम होती है अर्थात रुधिर और शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये आपकी रक्तवाहिनी हो गई। पहला टॉपिक था आपका रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि के बाद में जो टॉपिक था वो था आपका रक्तवाहिनियां कि नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रक्त बहता है रक्तवाहिनियां कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की हैं।
धमनी, सिरा और केशिकाएं। संरचना की बात करें तो इनकी जो भित्ति है उसमें ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं। तो इनका एक्सटर्नल, तो इनका मीडिया और तो इनका इंटरनल, ये 3 स्तर हो गए। धमनी जो है उनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस महाधमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं की अगर हम इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाएंगे, लेकिन महाधमनी का जो आरंभिक भाग है, प्रारंभिक भाग है, वहां पर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। सिराओं की अगर हम बात करें तो इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस महाशिरा के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। इनके अंदर धीमी गति से रक्त बहता है तो इनका अवकाश अधिक होता है। इसके अलावा इनमें जगह जगह पर कपाट भी पाए जाते हैं। केशिकाओं की बात करें हम तो इनके अंदर रक्त से भोज्य पदार्थ या जो भी पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषण होता है, क्योंकि इनका की जो भित्ति है वो इन पदार्थों के लिए पारगम होती है। आदान प्रदान इन पदार्थों का मिश्रण के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये आपकी रक्त वाहिनियां हो गई, जो कि 3 प्रकार की थी, धमनी, सिरा और केशिकाएं। इस टॉपिक के अंदर या रक्त स्पंदन की क्रियाविधि के टॉपिक के अंदर या इससे पहले जो भी टॉपिक आपके समाप्त हो गए, अगर उनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं है, तो आप कमेंट्स कर बता सकते हैं। धन्यवाद।